नमस्कार अर्चना जी, रविंद्र जी, कैसे हैं? तपन जी को प्रणाम। शुरू करते हैं। थोड़ा और अगर व्यूअर्स को आने दें, 1 मिनट रुकते हैं फिर शुरू करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रेम सिंह बोरा है। मैं रामनगर उत्तराखंड का निवासी हूँ। और सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य और ये अवसर प्रदान करा कि मैं आपके संग अपने ज्ञान को थोड़ा सा साझा कर सकूं। और विषय जो मैंने चुना है आपके लिए वो है पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए योग। और साथ में मैं आपको कुछ आहार भी बताऊंगा कि आपका भोजन जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए। उसी के साथ में हम उसको भी कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा विषय है जिसमें मैं प्रकाश डालने वाला हूँ कि पाचन संबंधित समस्याओं के लिए योग। और पाचन संबंधित समस्याओं के लिए योग के साथ साथ जरूरी है कि आपका आहार भी उचित हो। जो आप खाते हैं वो आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, इन बातों का ध्यान देना भी उसमें अति आवश्यक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी कार्य की शुरुआत जो है वो प्रभु के ध्यान के संग होती है। कमर और गर्दन को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। हाथों को आप जो है ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, विकराल मुद्रा, जैसे आप रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। गर्दन कमर बिल्कुल सीधी। एक लंबी गहरी और धीमी श्वास लें। धीरे धीरे देर तक श्वास को छोड़ने का प्रयास करें। देखिए, योगाभ्यास चाहे आप प्राणायाम कर रहे हो, आसन करें, मुद्रा बंध, किसी का भी आप जब अभ्यास करते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि आप ये सुनिश्चित करें कि आपकी श्वास सही ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है। सांस लंबी गहरी और धीमी सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। और इस बात का ध्यान रखें कि सांस लेते हुए आपका पेट बाहर की ओर को फूलेगा, सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर सिकुड़ता चले जाएगा। ना ही आपके सांस लेने की आवाज आएगी और ना ही सांस छोड़ने की। जितनी देर तक आप सांस ले रहे हैं उतनी ही देर तक सांस को छोड़ने का प्रयास भी करें। अब एक लंबी है गहरी और धीमी सांस लें। सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें। उद्गीत प्राणायाम से हम शुरू करेंगे। ओम।
पुनः हम एक लंबी सांस लेंगे, दोनों हाथों को आपस में मिलाएं, गायत्री मंत्र के संग शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हथेलियों को आपस में रब करें, आंखों पर लगाएंगे और धीरे धीरे हथेलियों को देखते हुए आंखें खोली हमने। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ आसनों पर भी विचार करेंगे, आसनों को सीखेंगे और साथ साथ में मैं आपको बताते भी जाऊंगा कि आपका भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आसन पे जाते हैं, वज्रासन। देखिए, वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के पश्चात भी कर सकते हैं। इसके कई लाभ हैं। करते कैसे हैं देखिएगा। दोनों पैरों को सामने की ओर पहले सीधा कर लें, ठीक है, और पैरों को देखिए इस प्रकार से मोड़ते हुए आपने अपने नितंब के नीचे रखना, एड़ियों को। ठीक है, एक बार इस तरफ से भी देख लें कि आपको पैर को किस तरह से मोड़ना है। ठीक है, कई लोग इसमें एक गलती करते हैं कि इस प्रकार से पंजों पर बैठ जाते हैं। नहीं, आपको जो है पूरा पंजों को पीछे की तरफ सीधा रखना है, एंकल्स पे बैठना है। ठीक है, एक मिनट, इस प्रकार से आप बैठें। ठीक है, एक बार पीछे से भी देख लें। तो ये है वज्रासन। देखिए, अब जो ये वज्रासन है इसकी जो टाइमिंग है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप शुरुआत में इसका अभ्यास जो है 20 से 30 सेकंड तक करें। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते हुए 1 मिनट तक लेके जाएं। फिर ये आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी देर तक, आप चाहें तो 5 मिनट 10 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये वज्रासन है। खाने के बाद, अगर आप, एकमात्र ऐसा आसन है जिसे आप खाने के बाद भी कर सकते हैं। इसे आप खाने के बाद सुबह, दोपहर, शाम को, भोजन के पश्चात इसका अभ्यास जरूर करें। इससे होगा क्या कि वज्रासन आपकी जो खाने की दर होती है, जो आपकी खाने के पाचन की दर होती है, उसको बढ़ा देता है, जिससे आपका पाचन सुगम हो जाता है और बहुत जल्दी होता है। और जब खाने का पाचन अच्छे से होगा तो आपके शरीर में स्फूर्ति आएगी, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होगा। जब हमारा खाना सही से नहीं पचता है तो उसी के कारण जो है हमें कई पाचन तंत्र संबंधित समस्याएं हो जाती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है हमें, है ना, हमें पेप्टिक अल्सर हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है, बेली पेन हो सकता है। तो इस तरह की समस्याएं, डायरिया हो सकता है। इस तरह की समस्याएं कब होती हैं? जब हम डाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते या फिर हमारा डाइजेशन ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो उसके लिए ये आसन जो है बहुत ही लाभकारी है। आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप आसानी से अपने पाचन को ठीक कर सकते हैं। आपको इसका दैनिक अभ्यास करना है। रोज़ जो है खाना खाने के बाद में, आप रात को, अगर आपके पास समय होता है खाना खाने के बाद, दिन में होता है, जब भी आपको खाना खाने का समय मिले तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप वज्रासन में बैठ जाएं। यह आपके पाचन तंत्र को वज्र के समान मजबूत कर देता है। और इसी में एक चर्चा करेंगे, उचित भोजन जो है, तो आपका भोजन जो है स्वच्छ और सुपाच्य होना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए? स्वच्छ एवं सुपाच्य। अच्छा, जिनको घुटनों में दर्द है, खासतौर पे वो ध्यान दें, अगर आपको घुटनों में दर्द की समस्या है तो वज्रासन ना करें, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। पर लेकिन अगर आपको घुटनों में दर्द नहीं है तो आप इसका नियमित अभ्यास कर सकते हैं। ये आपकी कमर की दर्द में भी सहायक होता है, कमर के दर्द को भी कम करता है, आपके पाचन को ठीक करता है, ठीक है। तो स्वच्छ और सुपाच्य भोजन आपका होना चाहिए। सुपाच्य भोजन से मतलब, सुपाच्य भोजन से तात्पर्य है कि ऐसा भोजन जो कि आसानी से, जिसका पाचन हो जाता हो, है ना, जिससे गैस ना बनती हो और पाचन खराब ना होता हो।
हम कई बार स्वाद के लिए ऐसे भोजन का सेवन करते हैं जो सुपाच्य नहीं होता। उदाहरण के लिए हम मैदे से बने हुए कई तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। हम लोग समोसे खा लेते हैं, ब्रेड, है ना, और ब्रेड तो फिर भी ठीक है, चलिए हमने समोसे और कई तरह की ऐसी हमारी चीज़ें होती हैं जो सुपाच्य नहीं है, जिनको पाचन करने में समय लगता है और पाचन पूरा हो भी नहीं पाता। तो ऐसी जो पदार्थ होते हैं बाद में हमारे पाचन क्रिया को खराब करते हैं, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो ऐसे पदार्थों का हमें सेवन जो है जितना हो सके कम से कम, और अगर आवश्यकता ना हो तो नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो सुपाच्य हो। हमें फलाहार लेना चाहिए। हमें जितना हो सके सलाद, हम अगर सब्जियों को काट के कच्चा ही खा लें तो वो बहुत अच्छे होते हैं। हम फलों का सेवन करें अधिकतर तो वो सुपाच्य भोजन है ना। दलिया, खिचड़ी, कभी कभी होता नहीं कि हमें क्या कहते हैं, अगर आप ऑफिस में गए हो और दिन भर की थकान हो और आपको लग रहा हो कि यार तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, तो आप घर फ़ोन करके क्या बोलते हैं कि आज खाना कुछ ऐसा बना दें, या फिर आप खुद भी जाके बनाते हैं तो ऐसा कुछ बनाएंगे आप, जैसे खिचड़ी आपने बना ली, दलिया बना लिया, कि वो खाना आसानी से पच जाए। तो आपका नियमित भोजन ही वही होना चाहिए। आपका दैनिक भोजन जो है उसी प्रकार का होना चाहिए जो स्वच्छ एवं सुपाच्य, ठीक है। ऐसे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए जो पचाने में पेट को दिक्कत होती है। चलिए, इसी में शशांक आसन आ जाता है। शशांक आसन कैसे करते हैं? आप वज्रासन में बैठे हुए हैं, आपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया, एक लंबी सांस ली, एक लंबी गहरी और धीमी सांस, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपने अपनी दोनों हथेलियों को जमीन पर रखा। शुरुआत में सिर्फ इतना ही प्रयास करें, इतना ही नीचे जाने का। अगर यदि आप सक्षम हो तो अपनी कोहनियों को जमीन पर रखें, सांस को छोड़ते हुए, ध्यान रखें, सांस छोड़ते हुए आपने अपनी कोहनियों को भी जमीन पर रख लिया। यदि आप और नीचे जाने में सक्षम है, सक्षम से अर्थ क्या है कि लोग माथा तो नीचे लगा देते हैं अपना जमीन पर लेकिन वो पीछे से उठ गए होते हैं, है ना, उनके नितंब जो है एड़ी को छोड़ करके ऊपर आ जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका अगर माथा, आप उतना ही नीचे जाएं कि आप पीछे से उठे नहीं, उतना ही नीचे तक आप जाने हैं जहाँ तक आप पीछे से ना उठें। और फिर धीरे धीरे प्रयास करें सांस को छोड़ते हुए अपने माथे को जमीन पर लगाने की। यह है शशांक आसन। चलिए 10 सेकेंड इसको एक बार रोक के देखेंगे। अगर घुटनों में दर्द है तो इस आसन का अभ्यास आप ना करें, ध्यान रखें। चलिए, लंबी हमने सांस ली और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने आए, माथे को जमीन पे लगाने का प्रयास करा जितना आपसे हो सके। यदि अगर नहीं हो पा रहा है ज़्यादा नीचे तक, ज़्यादा देखिए, योगासन अभ्यास में कभी भी जोर नहीं देना है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध कभी भी हम अभ्यास करते हैं योग का, तो उसमें हमें ज़रूरत से ज़्यादा जो है बल नहीं देना है। उतना ही करना है जहाँ तक हमारा शरीर आसानी से कर पा रहा है। देखिए, हमने दोनों हथेलियों को ज़मीन पर रखा, फिर धीरे धीरे यदि सक्षम है तो कोहनियों को ज़मीन पर रखें, और यदि आप और ज़्यादा सक्षम हैं तो अपने माथे को, फोरहेड को ज़मीन से लगाएं। इस प्रकार से स्पर्श करें, होल्ड करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। रिलैक्स। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आए। इसके बाद में हमारा भोजन एक शुद्ध तथा सात्विक होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको एक अच्छा पाचन तंत्र आप चाहते हैं कि पाचन आसानी से हो, आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा जीवन जिएं और एक लंबा जीवन जिएं और एक स्वस्थ जीवन जिए, तो आपके लिए जरूरी है कि आपका भोजन अधिक से अधिक सात्विक होना चाहिए। कारण सात्विक होता है शुद्ध भोजन, जिसमें हम कम से कम मिलावट करते हैं। जब तक मिलावट की आवश्यकता नहीं होती तब तक नहीं करते हैं। जैसे कि हम फलाहार अगर ले लें तो वो सात्विक भोजन है। अगर हम साथ में अगर हम कुछ सलाद ले लें, अगर वो भी सात्विक भोजन है। हम लोग तामसिक और राजसी भोजन पे ज़्यादा निर्भर करते हैं, और सबसे ज़्यादा राजसी भोजन पर। कारण हम स्वाद के अधीन हैं, है ना, हम हमेशा स्वाद के पीछे भागते हैं। हमारी जो ये जीवा, जो एक ये ज्ञानेंद्रिय है ना, ये हमें
जो है अपने अनुसार चलाती है। हम लोग हमेशा स्वाद के पीछे भागते हैं और इससे हमारे शरीर को जो है नुकसान होता है। आप मान के हमारा शरीर एक भगवान द्वारा बनाई गई एक ऐसी कमाल की मशीन है ना, एक विचित्र मशीन है। पर लेकिन ये विचित्र मशीन जो है तभी अच्छे से वर्क करेगी जब हम इसमें सही ईंधन डालेंगे। अगर आपकी गाड़ी है, अब गाड़ी में क्या डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, है ना। अब आपकी पेट्रोल वाली गाड़ी है और आपने सोचा कि चलो इसमें थोड़ा सा हम डीजल मिला दें, है ना, थोड़ा सा कैरोसिन मिला दें थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, और थोड़ा सा मिला दिया उसमें सरसों का तेल, थोड़ा डाला तिल का तेल उसमें। अब बताइए कैसी चलेगी? बेकार चलेगी, खराब चलेगी। ऐसा ही हमारा शरीर है। हम जितनी मिलावट वाला खाना खाएंगे, जितना ज़्यादा हम अशुद्ध भोजन करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा शरीर सही से कार्य नहीं करेगा, उतना ही ज़्यादा हमारा शरीर जो है स्वस्थ नहीं होगा, अस्वस्थ बनेगा। तो भोजन को जितना हो सके शुद्ध तथा सात्विक रखें, है ना। हम करते क्या हैं कि कई लोग तो शरीर पे इतना ज़्यादा क्रूरता कर देते हैं अपने कि भोजन में जो है मसाले की मात्रा इतनी ज़्यादा रख देते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या होता है कि तामसिक भोजन, जैसे कि उसमें मांस आ जाता है, और वैसे भी तंबाकू और मदिरा का सेवन तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ही, तामसिक में आता है। तामसिक में जो है आपके अंडे और मांस भी आ जाता है। कई लोग मांस और अंडों का सेवन जो है सिर्फ इसीलिए करते हैं कि प्रोटीन की उनकी जो है पूर्ति हो जाए शरीर में। तो देखिए, प्रोटीन का एक जो अच्छा साधन अगर आप ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा स्रोत अगर ढूंढ रहे हैं, तो वो सिर्फ मांस नहीं है। आपको शाकाहार में भी प्रोटीन का उतना ही अच्छा स्रोत मिल जाता है। यदि आप दालों के ऊपर जाएं, है ना, तो मूंग की दाल में अगर आप कच्चा उसे खा सकें, मूंग की दाल को कच्चे से मतलब उसे रात को आप पानी में भिगा दें और सुबह आप उसे कच्चा ही खा लें, तो मूंग की दाल के हर 100 ग्राम में 24 ग्राम प्रोटीन होता है। हर 100 ग्राम में 24 ग्राम प्रोटीन एक प्रोटीन का अच्छा साधन, एक स्रोत है। वहीं पर हम अगर चिकन को लें, है ना, मांस को अगर हम लें चिकन, तो चिकन में हर 100 ग्राम में केवल 27 ग्राम प्रोटीन होता है। 3 ग्राम ज़्यादा प्रोटीन खाने के लिए हम तामसिक भोजन का सेवन कर लेते हैं और हमारा शरीर जो है उसकी वजह से उस शरीर को अस्वस्थ बनता है, स्वाद और 3 ग्राम प्रोटीन के लिए। अच्छा, इससे भी ज़्यादा आपको मिल जाएगा यदि आप मूंग की दाल की जगह सोयाबीन की दाल का अगर आप सेवन करें। सोयाबीन की दाल को अगर आप भिगा लें रात को और सुबह अगर उसे खा लें कच्चा ही, तो सोयाबीन की दाल में जो है 37 ग्राम प्रोटीन होता है हर 100 ग्राम में। हर 100 ग्राम में 37 ग्राम प्रोटीन होता है। सोचिए, आप 27 ग्राम प्रोटीन के लिए आप जो है अपने स्वास्थ्य को ख़राब कर रहे हैं, और 37 ग्राम प्रोटीन आपको जो है एक सेहतवर्धक शरीर देगा, एक स्वस्थ जीवन देगा आपको। तो क्यों ना आप शाकाहार को अपनाएं। देखिए, कमी है तो सिर्फ ज्ञान की। अगर आपको सही नॉलेज मिल जाए तो उसके बाद आपको सही दिशा की ओर बढ़ना है। आपको जो है तामसिक भोजन को आप आसानी से छोड़ सकते हैं। फिर हम राजसिक भोजन की बात करते हैं। कई लोग क्या होता है कि मसाले इतनी ज़्यादा मात्रा में मिला देते हैं खाने में, स्वाद के लिए ना, ढेर सारे उसमें मसाले डाल दिए खाने में, क्या कहते हैं, खूब तेल में उसको छौंक दिया अच्छी तरह से, डीप फ्राई जिसे हम बोलते हैं, डीपली उसे फ्राई कर दिया हमने, है ना। तो होता क्या है उससे कि हमारा शरीर जो है वो उसका पाचन खराब हो जाता है। इससे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है शरीर में, और हमारी जो पाचन तंत्र है वो भी सही से काम नहीं कर पाता। कई बार स्वाद के लिए लोग अपने शरीर पे इतनी क्रूरता दिखाते हैं, है ना, कि मिर्च से लाल हुई हुई दाल, मिर्च से पूरी लाल हुई हुई दाल जो है आंखों में आंसू और मुंह में अंगार लिए हुए खा तो लेते हैं, फिर सुबह उसी मसालों से उत्पन्न हुई आग में जलते हुए शौच करते हैं। और कई लोगों को तो शौच का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हो पाता, कब्ज की समस्या हो जाती है। कारण है सही भोजन ना होना। आप जितना सात्विक, जितना शुद्ध भोजन लेंगे, उतना ही आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। इसके बाद एक आसन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मंडूक आसन। जिन लोगों को भी एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, जिन लोगों को पाचन में लगता है कि हाँ समस्या है, तो मंडूक आसन का अभ्यास करें। अच्छा, एक वज्रासन के अलावा जो भी हम अभ्यास करते हैं, जो भी आसन या प्राणायाम हम करेंगे, ये आपको खाना खाने के बाद में नहीं करना है। वज्रासन के अतिरिक्त आप मंडूक आसन का अभ्यास जो है खाना खाने से 1 घंटा 2 घंटा पहले आप कर सकते हैं। शशांक आसन का अभ्यास भी 1 घंटा 2 घंटा पहले कर सकते हैं। मंडूक आसन कैसे करना है? सर्वप्रथम हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठे, अब हाथों की स्थिति देखिए, अंगूठे अंदर की तरफ को रखने हैं, उंगलियां बाहर की तरफ, बंद कर लेना है हथेलियों को। ये हमने मुट्ठी बंद करी और इस प्रकार से अपने हाथों को आपस में मिलाया, और ये हाथों को हमने इस प्रकार से घुमा लिया और अपनी नाभि पे रखते हैं। ठीक है, नाभि पे हमने इसको रखा, एक सांस ली
और सांस छोड़ते हुए शरीर से सारी वायु को बाहर निकाला। अपने पेट के अंदर की सब पूरी हवा हमें बाहर निकालनी है सांस छोड़ते हुए, ध्यान दें। और फिर पेट को अंदर की तरफ हल्का दबाना है और सांस को छोड़ते हुए ही, सांस को आपने छोड़ा हुआ है, रोक कर आप नीचे की तरफ जाएंगे। देखिए इस समय मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बताना है, परंतु आप जब ध्यान रखें कि जब आप इसका अभ्यास कर रहे होंगे आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोलते समय श्वास का आदान प्रदान होता है। आप श्वास छोड़ते हैं बोलते समय, तो आपको जो है बोलना नहीं है उस समय पे, तो आप नहीं बोलेंगे अभ्यास करते समय ना। तो आपने इसको जो है इस प्रकार से रखा, नाभि पे लगाया और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आप नीचे गए। सांस को आपने नीचे जाके रोक के रखना है। जब आपको सांस लेने की इच्छा हो तो पहले ऊपर आए और फिर सांस लें। जितनी देर संभव हो सके, जितनी देर आप अपने श्वास को रोक पाएँ उतनी ही देर आप नीचे रहें, उतनी ही देर आप मंडूकासन को होल्ड करें। जैसे ही आपको सांस लेने की इच्छा हो आप पहले वापस आएँ आसन से, उसके बाद आप सांस लें। ये मंडूकासन है। मंडूकासन करने से जो है आपका पाचन तंत्र दृढ़ बनता है। पाचन तंत्र जो है बहुत ही मजबूत हो जाता है, वज्र के समान मजबूत होता है। आपका पाचन बहुत अच्छा हो जाएगा इसको करने से। नियमित अभ्यास करेंगे मंडूकासन का, ठीक है। पेट में अल्सर की समस्या होने पर ध्यान दें कि इसका अभ्यास थोड़ा हल्का करें, कम करें, या फिर अगर समस्या ज़्यादा है तो उस समय पे ना करें। और धीरे धीरे इस प्रकार के और भी अभ्यास हैं। और डॉक्टर की सलाह, अगर आपको अगर उस समय अगर कोई समस्या पहले से अगर चल रही है तो ऐसे केस में आप पहले एक गुरु की क्या कहते हैं सलाह लें, उस हिसाब से आप अपने अभ्यास को जो है आगे करते जाएं, ठीक है। अगली चीज़ जो हमारा भोजन जो है, मिताहार। जितने भी लोग योग साधक होते हैं और जो लोग योग सीख रहे हैं, योग को जान रहे हैं, वो तो मिताहार को जानते हैं या फिर जान जाएंगे। मिताहार होता क्या है? आवश्यकता पे हमें अच्छा लग रहा है, अगर हमें बीच में ये पता नहीं क्या हुआ, नेटवर्क तो वैसे ठीक आ रहे हैं, समस्या, क्योंकि मैं इसको ठीक करता हूँ। वो बेटा चलाना पीछे से। अब सही आ गए। आ जाओ मैट लिया। हाथ सामने क्षमा चाहूँगा, शायद कोई नेटवर्क से संबंधित समस्या हो रही है। हाँ, तो अब फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो हम आए थे, हाँ, कि हमारा जो भोजन है ना, उसमें मिताहार हम किस तरह से समझें उसको, कि मिताहार आपको आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करना है ना। एक सीमा होती है हमारे शरीर की कि हमें कितना भोजन करना चाहिए, कितना हमारे भोजन हम ग्रहण करें, तो उसकी एक सीमा है। उससे अधिक हमें भोजन करने की आवश्यकता है नहीं। तो आप उतना भोजन जो है कैसे पता चलेगा कि हमें कितना करना है? इसके लिए एक सीधा सा आपको उपाय दिया गया है कि आप जो है जब भोजन करें, है ना, तो आप अपने शरीर को 50% तक भरें, 50%, 50% अपने शरीर को भरें भोजन से। उस पर भी आप सात्विक शुद्ध भोजन का सेवन करें। आप जो है उसमें फल लें, सलाद लें, रोटियां लें, चावल लें, और साथ में जो सब्जी आप बनाते हैं ना, उसमें आप जो है अधिक मात्रा में मसालों का उपयोग ना करें। जो मसाले ज़रूरी होते हैं भोजन में, वो हल्दी होती है, क्योंकि वो आपके शरीर में एंटीबायोटिक का काम करती है। आपके शरीर में अगर कोई विषाणु है, जीवाणु है, तो उनको जो है समाप्त करने में सहायता करती है, आपके शरीर को स्वस्थ बनाती है। वहीं पे हम जो है सेंधा नमक का उसमें उपयोग कर सकते हैं। अधिक मात्रा में मिर्च का सेवन ना करें, लाल मिर्च अगर हो सके तो ना ही करें। उसमें जो है और मसाले ना जोड़ें। हम कई बार उसमें ज़रूरत से ज़्यादा मसाले जोड़ देते हैं, है ना। तो सात्विक भोजन हमने लेना है जितना हो सके। और मिताहार जो है हमने करना है, तो 50% हमने पहले भोजन कर लिया, पेट को 50% भरा, और फिर बाद में भोजन करने के काफ़ी टाइम बाद में जो है, मतलब कुछ 40 मिनट या 1 घंटे बाद में हमने जो है उसमें 25% जो है उसको पानी से भरा, और 25% हम खाली रखते हैं उसको। ऐसे इस प्रकार भोजन करने से आपको कभी एसिडिटी की समस्या नहीं होगी, यदि आप इस पर लेकिन लोग यहीं पे गलती करते हैं कि वो
जब अच्छा लगा तो खाते ही चले गए। और अच्छा क्या नहीं लग रहा है, रोटियां अच्छी नहीं लग रही हैं, खाना, बच्चों में खासतौर पे देखा जाता है, छोटे बच्चों में कि उन्हें घर का खाना उतना अच्छा नहीं लगता, वो चाहते हैं कि बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड वो खाएं, और फिर बच्चों को समस्याएं भी उतनी होती हैं, है ना। जो बच्चे योग से जुड़ जाते हैं वो तो फिर स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि उनका फिर दिनचर्या और भोजनचर्या जो है, आहारचर्या सब सही हो जाती है। अब तो और पढ़ रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे वो ऐसा भोजन कर रहे हैं जो इस प्रकार से भोजन कर रहे हैं जो सही तरीका नहीं है भोजन करने का, या फिर क्या कहते हैं वो गलत तरह का भोजन कर रहे हैं, वो सुपाच्य भोजन नहीं कर रहे, है ना, वो क्या कहते हैं राजसी भोजन को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनके स्वास्थ्य पे इसका असर पड़ता है। अगला अभ्यास जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए नेटवर्क की भी थोड़ी समस्या हो रही है, थोड़ा मैं जल्दी करूँगा, है ना। अगला अभ्यास जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन कैसे करते हैं? सर्वप्रथम आप क्या करेंगे कि फर्श पर मैट बिछाकर लेट जाएंगे, इस प्रकार से आप पीठ के बल लेट गए, और उसके पश्चात सुप्त पवन मुक्तासन। सबसे पहले आपने अपने दाएं पैर को ऊपर उठाया, सुप्त पवन मुक्तासन, ध्यान दें। हाथों की सहायता से आपने अपने घुटने से नीचे पैर को पकड़ लिया और अपनी तरफ को खींचा। अपने ठुड्डी को जितना हो सके अपने घुटने नी के पास लेके गए, और यहीं पर आपने इसको रोक के रखना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आसन चेंज करेंगे, दूसरे पैर से करेंगे इसी प्रकार से। बाएं पैर से पैर को पकड़ा, अपनी ओर को खींचा, चिन यानी ठुड्डी को नी घुटने के पास जितना हो सके पास लेके गए, होल्ड करा यहीं पे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, नीचे से हाथ रखो, ऐसे 4, 3, 2, 1, 0। रिलैक्स। ये था सुप्त पवन मुक्तासन, ठीक है। नियमित अभ्यास से आपको एसिडिटी ऐसी समस्याओं से पूरी तरह राहत मिल जाएगी, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा, है ना। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका शरीर जो है ऊर्जा से भर रहा है, क्योंकि जब आपके भोजन का पाचन अच्छे से होगा तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह जो होगा, जो ऊर्जा बनेगी शरीर में वो भी अधिक बनेगी। देखिए दोनों पैरों को एक साथ लेके आए, या अपने हाथ यहाँ पे लॉक करें, अपने पास को खींचा, घुटनों को जिनके पास रख दे। पवन मुक्तासन ये है, और इसको जो है आपने रोक के रखना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। रिलैक्स, ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान दें कि जब हम सुप्त पवन मुक्तासन करते हैं तो आप दोनों पैरों से अभ्यास समान अवधि तक करें, समान समय अवधि तक आप दोनों पैरों से अभ्यास करें। अगर आप 10 सेकंड जो है अपने दाएं पैर से कर रहे हैं तो 10 सेकंड बाएं पैर से करें, ठीक है। कम ज़्यादा ना करें, जितना आप एक पैर, जितना आप दोनों पैरों से कर पाए उतने ही समान समय अवधि तक आपको जो है इसका अभ्यास करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे भोजन के समय जो है पानी, है ना। भोजन के समय जो है हमें पानी का भी विशेषकर ध्यान रखना पड़ता है कि हम पानी ना पिएं। हमारा जल का जो सेवन है ना, वो किस प्रकार का होना चाहिए? आप दिन में 2.5 से 3 लीटर तक पानी हमें पीना होता है, ये जरूरी है ना। अपनी अपनी जो हमारी बॉडी का कंज्यूम कितना कर रही है ना, हमारी बॉडी उस पानी को कितना कंज्यूम कर रही है उस पर डिपेंड भी करता है ये बात। तो कम जो माना जाता है मेडिकल साइंस के अनुरूप कि हमें दिन में 2.5 से 3 लीटर तक पानी पीना होता है, परंतु इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि आपको भोजन के समय पानी का सेवन बिल्कुल नहीं करना होता। जल का सेवन भोजन के समय जो है वेस्ट के समान है। आपको खाना खाने के 1 घंटा या हो सके तो, या फिर नहीं भी हो पा रहा, कम से कम 40 मिनट का आपको जो है पहले और 40 मिनट बाद तक भोजन के बाद जो है पानी नहीं पीना है। भोजन के 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद तक पानी नहीं लेना है। और अगर आप सक्षम हैं तो 1 घंटा, भोजन के 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद में आपको पानी नहीं पीना है। अगर आप भोजन के समय पानी पीते हैं तो आपकी जठराग्नि को मंद कर देता है,
जठराग्नि हमारे भोजन को पचाने के लिए अति आवश्यक है, और जब हमारी जठराग्नि बंद हो जाती है तो हमारा भोजन सही से नहीं पच पाता, वो पेट में ही सड़ने लगता है, पेट में अल्सर, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या उत्पन्न होती है। तो इस समस्या से बचने के लिए ज़रूरी है कि आपके भोजन अच्छे से पचे, आपका जठराग्नि कभी मंद ना हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप भोजन के समय पानी का सेवन बिल्कुल ना करें। जल का सेवन मना है भोजन के 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक, ठीक है। आप अपने अब अगले अभ्यास की ओर आते हैं, अभी प्राणायाम पे, है ना। अब मैं आपको कुछ प्राणायाम बताने जा रहा हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम इसमें अति लाभदायक है। जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो वो आपकी जठराग्नि को बढ़ाने में सहायता करता है। अभी हम जठराग्नि मंद होने की बात कर रहे थे ना, कि पानी पीने से जठराग्नि, अच्छा आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम तो भाई बचपन से पी रहे हैं, अभी तक तो कितनी मंद हो गई होगी। तो अभी भी आप कब भस्त्रिका प्राणायाम को दैनिक नियमित रूप से करें, आप अपनी जठराग्नि को ठीक कर सकते हैं। जल का सेवन पानी खाने के समय बंद करें तो आपकी जठराग्नि फिर से प्रज्वलित हो सकती है। जठराग्नि को बढ़ाने के लिए ये अभ्यास है, बहुत अच्छा है। साथ में आपको जो एक होता है ना कि हमें मौसम चेंज होने पे एक एलर्जी सी होती है, जुकाम लगता है, नजला होता है, उस चीज़ को भी ठीक करता है, और आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है, जो आपके फेफड़ों की क्षमता है, उसको बढ़ाता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम करना कैसे है, कपालभाति आपने शायद करा होगा, उसी प्रकार से भस्त्रिका होता है। जोर से सांस छोड़ते हैं, पेट अंदर, और जोर से सांस लेते हैं, पेट बाहर आता है। हो सकता है आप ऐसे सही से देख ना पा रहे हो, रुकिएगा, देखिए, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर और सांस लेते हुए पेट बाहर। यह है भस्त्रिका प्राणायाम। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं, जो हमारे लंग्स हैं, वो अपनी जो है अधिकतम क्षमता तक कार्य करते हैं, मैक्सिमम एक्सपेंड होते हैं, अधिक से अधिक सिकुड़ते हैं। और जब हम इसको करते हैं तो हमारी जठराग्नि को भी प्रज्वलित करता है। आप अगर थोड़ी देर तक इसका अभ्यास करेंगे, आप शरीर में गर्मी का अनुभव करेंगे। अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास 1 मिनट 2 मिनट तक करते हैं तो आप शरीर में एक ऊष्मा का आप जो है आप अनुभव करेंगे अपने शरीर में, कि आपके शरीर का ताप जो है बढ़ रहा है, पसीना आने लगता है अगर आप देर तक इसका अभ्यास करें तो। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। कई बार होता है कि हम दौड़ने के लिए, वर्कआउट करने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, ऐसे में भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा है। आप अपने शरीर के समस्त रोगों का निवारण कर सकते हैं, अधिकतर रोगों का। हाँ, पर लेकिन ध्यान रखें, इसमें भी कंडीशन है। अगर आपको हाई बीपी की समस्या है, हाइपरटेंशन, यदि हाई बीपी की समस्या होती है तो ऐसे केस में आपने क्या करना है कि भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही मंद गति से करना है। मंद गति कैसे होगी, आप धीमे धीमे सांस लेंगे, पेट फूलेगा, और धीमे धीमे सांस छोड़ेंगे, पेट से खुलेगा। इस प्रकार से अगर हाइपरटेंशन की समस्या होती है, हाई बीपी की समस्या है, तो ऐसे केस में, और उच्च रक्तचाप जिसे हम बोलते हैं, अगर समस्या है तो आपको मध्यम गति से, बहुत ही मंद गति से इसका अभ्यास करना है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप इसे तेज तेज भी कर सकते हैं, लो बीपी की समस्या है तो इसे तेज ही करें, और यदि आपको हाई बीपी की समस्या भी है, आप शुरुआत में इसको मंद गति से करें। धीरे धीरे आपकी हाई बीपी की समस्या भी ठीक होने लगेगी। जैसे जैसे वो ठीक होती जाएगी, आप गति को भी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा अभ्यास है, आपकी इतनी सारी समस्याओं का निवारण कर रहा है भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद में एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपके भोजन का जो समय है ना, उस पर भी विशेषकर हमें ध्यान देना होता है। कई लोग रात को 12-12, 10-10 बजे तक भोजन करते हैं, जो कि सोने का समय होता है। अगर आप इतना देर तक भोजन करेंगे, लेट में भोजन करेंगे, तो वो क्या होगा कि वो सही से उसका पाचन नहीं हो पाएगा। सूर्यास्त के बाद में हमारी पाचन क्षमता, जो पाचन दर होती है, पाचन तंत्र की दर होती है, वो घट जाती है। हमारे भोजन की पाचन की दर जो है सूर्यास्त के बाद में कम हो जाती है। तो हमारे जो है वेद ग्रंथों में भी ये बताया गया है कि भोजन को जो है सूर्यास्त से पहले पहले ही कर लेना चाहिए। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भोजन जो है आपका सूर्यास्त के समय से
कि सूर्यास्त के समय पर या सूर्यास्त से पहले पहले हो जाना चाहिए। अच्छा, हम अपने दैनिक कार्यों की वजह से हम इतनी जल्दी तो भोजन नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करें कि फिर भी हम जो है 7 बजे तक है ना भोजन कर लें। शाम को 7 बजे नहीं, 7:30 8 बजे तक हम भोजन कर लें, पर लेकिन उसे अधिक देर तक ले जाना सही नहीं है। कई लोग इस चक्कर में क्या होता है कि रात को अपने काम में लगे रहे और 10 बजे 12 बजे तक भोजन कर रहे हैं, वो फिर सही से पचता भी नहीं है। जब उसका पाचन सही से नहीं होगा तो अगले दिन आप महसूस करेंगे कि शरीर में ऊर्जा की कमी है, आपको पेट में अगले दिन दर्द हो रहा है, एसिडिटी की समस्या हो रही है ना। तो ये सारी समस्याओं का निवारण के लिए सबसे अच्छा है कि आप जो है समय पर भोजन करें। सुबह प्रातः भी आप 10 बजे से पहले पहले नाश्ता कर लें। लोग दिन के समय पे जो हमारा जो है दिन में खाने का समय होता है उस समय पे नाश्ता कर रहे होते हैं, तो ध्यान दें कि सुबह 10 बजे से पहले पहले आप नाश्ता कर लिया, आपने ब्रेकफास्ट अपना कर लिया है ना। और ब्रेकफास्ट जो है वो अपना जो खाने का जो महत्वपूर्ण भाग है वो आपका ब्रेकफास्ट होता है। जो आपका सुबह का खाना होता है ना, नाश्ता जो होता है वो आपके भोजन का जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। उसको अवश्य करें और ज़्यादा करें। जब आप अधिक ऊर्जा वाला भोजन करना चाहते हैं तो उसके लिए सही समय है सुबह। उसके बाद दिन में थोड़ा हल्का भोजन रखें और रात को और हल्का, क्योंकि रात को भोजन के बाद हमें सोना होता है तो पाचन सही से नहीं हो पाता। दिन भर हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो सुबह का और दिन का भोजन का जो है पाचन ज़्यादा अच्छे से होता है। ठीक है, शरीर चलता रहता है तो पाचन क्रिया भी सुगम हो जाती है। इसके बाद आते हैं हम अगले अभ्यास पे। ये था हमारा प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद एक क्रिया आती है कपालभाति। कपालभाति कैसे होती है? सांस छोड़ते हुए पेट जो है अंदर की ओर सिकुड़ता है। एक बार ध्यान देंगे। इसमें जो है आपको जोर से सांस छोड़नी है, अपना पूरा ध्यान सांस छोड़ने पर केंद्रित करना है। सांस लेने पर बिल्कुल ध्यान नहीं लगाना है। जब आप सांस छोड़ेंगे तो सांस छोड़ते हुए आपका पेट अंदर की ओर को सिकुड़ेगा। कपालभाति क्रिया जो होती है ये ना सिर्फ आपके पाचन तंत्र के लिए, साथ में आपके मस्तिष्क के लिए, आपकी याददाश्त के लिए, आपकी स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, आपके मस्तिष्क को तेज बनाती है, तेज उत्पन्न करती है उसमें, आपके जो है पूरे शरीर में रक्त के प्रवाह को सुचारू करती है, रक्त के प्रभाव को सुधारती है और आपकी पाचन क्रिया पे विशेषकर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। आपका पाचन जो है बहुत अच्छा हो जाता है इसको करने से, कपालभाति प्राणायाम। और आपका जो जठर अग्नि होती है प्रज्वलित होती है। जठर अग्नि अगर प्रज्वलित होगी तो शरीर में ऊर्जा का आप ऊर्जा के स्तर को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। भोजन के पश्चात अगर पाचन सही से होगा तो आपका शरीर ऊर्जावान रहेगा। ये जरूरी है कि आपका जो है जठर अग्नि अच्छी हो, आपके आमाशय और सारे जो पाचन तंत्र हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। तो कपालभाति प्राणायाम उसको बहुत सुगम बना देता है। कपालभाति प्राणायाम करें। चलिए एक बार फिर से करेंगे। सांस छोड़ें, एक बार एक लंबी गहरी सांस भरें पहले तो। अब सांस छोड़ना शुरू करें और केवल सांस छोड़ने पर ध्यान दें। बस एक बात का आपको उसमें ध्यान रखना है। बात क्या है? अगर उच्च रक्तचाप की समस्या है, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, अगर ये समस्या है आपको, तो इस समस्या के दौरान आप कपालभाति का जो अगर अभ्यास करते हैं तो वो आपको बहुत मंद गति से करना है। मध्यम गति से हम बोलते हैं, है ना, मंद गति से करना है, आराम आराम से। आप धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, रुकेंगे, 1 सेकंड में 2 सेकंड में रुककर फिर सांस छोड़ेंगे। यदि उच्च रक्तचाप की आपको समस्या, यदि आपको समस्या नहीं है तो ऐसे केस में आप क्या करें कि शुरुआत भी मध्यम गति से करें। आप शुरुआत तो मध्यम गति से करनी है। 1 सेकंड में एक बार कपालभाति, 1 सेकंड में एक बार आपको सांस छोड़ते हुए, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लेते हुए कपालभाति का अभ्यास शुरू करना है। धीरे धीरे आप जो है निपुण होते जाएंगे अभ्यास में, तो आप जो है उसको बढ़ाते जाएंगे। आप आप गति को अपनी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में आप धीरे धीरे करके आप चाहें तो 1 सेकंड में 2 बार भी कर सकते हैं।
पर लेकिन उस गति तक पहुंचने के लिए आपको अभ्यास को नियमित रूप से करना है, उसमें निपुण बनना है। ध्यान रखना है कि उसको करते हुए आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई दोष, कोई समस्या उत्पन्न ना हो रही है, तब उसका अभ्यास जो है आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक है, ध्यान दें, योगाभ्यास करते हुए शरीर को बिल्कुल हानि ना पहुंचाएं, कोई प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती शरीर के संग ना करें, अभ्यास को जितना हो सके आराम से करें, है ना। सुगम बनाएं अपने अभ्यास को, आपका पाचन तंत्र भी सुगम बनेगा, आपका शरीर स्वस्थ बनेगा, ऊर्जावान बनेगा और दीर्घायु आपको जो है प्राप्त होगी। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। और जब आपका सात्विक भोजन होता है ना, सात्विक भोजन की हमने काफ़ी देर चर्चा करी, जब आपका भोजन सात्विक होता है तो आपके विचार भी सात्विक होने लगते हैं, आपका स्वभाव सात्विक होने लगता है। साधु संतों का स्वभाव देखा है, वैसा स्वभाव बनने लगता है, आप हर किसी से प्रेम से बात करते हैं, चिड़चिड़ापन दूर हो जाता है, क्रोध कम आता है। तो सात्विक भोजन बहुत ज़रूरी है। जैसा हम खाते हैं वैसे ही विचार हमारे उत्पन्न होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हमारा भोजन शुद्ध हो, सात्विक हो, सुपाच्य हो, है ना, और हमारे भोजन करने का समय सही हो। हम जब भोजन करें तो पानी का जो है, हमें जल का सेवन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। और सही प्रकार का हमें भोजन करना है, हमें ऐसा भोजन बिल्कुल नहीं करना जो हमारे शरीर में जाकर के नुकसानदेह हो। अच्छा, कई लोग, जैसे मैंने बताया था कि प्रोटीन के तो आपके पास अच्छे खासे स्रोत हैं, तो आप चिकन वगैरह क्यों करते हैं, उसका एक और नुकसान भी है कि चिकन को भी वो प्राकृतिक रूप से बड़ा नहीं करते, उसको भी दवाइयाँ खिला खिला के जल्दी बड़ा कर देते हैं ताकि वो जल्दी से बिक जाए। अब अगर आप दवाइयों से बड़ा हुआ एक जीव खाओगे तो आपका शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है? वो तो रासायनिक दवाइयों से बड़ा हुआ है, उसने तो कुछ खाया नहीं है प्राकृतिक रूप से, तो आपके तो शरीर में जाकर वो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, है ना। चलिए अगली क्रिया की ओर बढ़ते हैं। अगली क्रिया है हमारी अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया कैसे करते हैं इस पर ध्यान देंगे। आपको एक लंबी सांस लेनी है, पूरी सांस को छोड़ना है, पेट तक की सारी वायु को शरीर से बाहर निकालना है और पेट को अंदर, चिन को चेस्ट पे लॉक करके पेट को पहले अंदर खींचना है, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, और सांस को रोक के रखना है इस दौरान। एक बार क्रिया पे ध्यान देंगे। सामने सांस छोड़ी, हो सकता है यदि आप इस अभ्यास को पहली बार देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा कठिन लगे, पर ये कठिन है नहीं, ये बहुत ही सरल अभ्यास है। आप जब इसे करेंगे तो आप पाएंगे कि नहीं, ये इतना कठिन तो था ही नहीं, और इससे आपके शरीर में जो ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, आपकी जठर अग्नि प्रज्वलित होगी। इसीलिए इसे अग्निसार कहा जाता है। अग्निसार क्यों? ये जो है हमारे शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ाता है, उसको सही मात्रा में लेके आता है और हमारे शरीर का जो जठर अग्नि है उसको बढ़ा करके इतना प्रज्वलित कर देता है। जब आप इसे करेंगे तो शरीर में एक ऊष्मा का अनुभव होगा, एक ऊर्जा का अनुभव होगा। ठीक है, सही से अभ्यास करने पर, जब आप सही रूप से इसका अभ्यास करेंगे, सही तरीके से इसका अभ्यास करेंगे और सही समय अवधि तक, तो ये आपके शरीर में जो है एक ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएगा, ऊष्मा के स्तर को बढ़ाएगा और आपको स्वस्थ बनाएगा। एक बार फिर से करेंगे अग्निसार का अभ्यास। अगर आप अग्निसार का अभ्यास नियमित रूप से करते हैं, एक उड़ान बंद होता है इसी में। देखिए, इसमें हमने केवल पेट को ऊपर खींच के रोक के रखना है, अंदर बाहर नहीं करना। यदि आप उड़ान बंद और अग्निसार का नियमित अभ्यास करते हैं और सही ढंग से करते हैं तो आप जल्दी ही सक्षम हो जाते हैं नौली क्रिया करने पर। एक बार ध्यान देंगे।
तो जब हम इन क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो ये हमारे शरीर में ऊर्जा के एक नए स्तर को उत्पन्न करती है और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती है। देखिए, जितना भी हमने आज योगाभ्यास बताया है, ठीक है, अगर आपने उसे ध्यान से देखा है तो ये, और आपने अगर उसे सीखा है तो आप उसे अपने नियमित जीवन में, दैनिक जीवन में उपयोग करें, रोज उसका अभ्यास करें। नियमित अभ्यास से आप पाएंगे कि आपके शरीर एकदम स्वस्थ हो गया है, ऊर्जा का एक नया स्तर आपको अनुभव होगा, आपके जो पाचन क्रिया है वो बहुत सुगम हो जाएगी, और पाचन के उसके साथ साथ जो मैंने खाने पीने की आपको जो है एक उचित भोजन हमारा कैसा होना चाहिए उसका जरूर ध्यान दें। और एक चीज़ हम लोग गलती करते हैं कि पिछली बार भी जब लॉकडाउन हुआ था तो व्हाट्सएप पर और इस तरह के जो सोशल नेटवर्क हैं इन पे बहुत सारी जानकारियाँ हमको मिल रही थी कि हमारा खाना ये खाओ ये खाओ ये खाओ करके, इसे भी खा लो इसे भी खा लो। तो ये सारी जानकारियाँ देखिए ठीक हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब गलत जानकारी दे रहे हैं, परंतु आपको ये पहले सुनिश्चित करें कि आपको क्या सूट करता है, किस प्रकार का भोजन आपके लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगा, आपका शरीर कैसा है, वो हर किसी के लिए नहीं होता है। अगर किसी एक चीज़ को खाने से मुझे लाभ मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका शरीर भी उससे लाभान्वित हो सकता है कि वो आपके शरीर में कोई हानिकारक प्रभाव दिखाए, है ना। तो अपने पहले शरीर के प्रकार को जानें, भोजन उसी अनुसार करें, है ना। हमने सात्विक भोजन के बारे में चर्चा जरूर करी। हमारा शरीर उसके लिए बहुत ही क्या कहते हैं तैयार रहता है कि सात्विक भोजन अगर हमारे शरीर को मिले तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है ना। आप भी सुनिश्चित करें कि आपका शरीर जो है वो किस प्रकार का भोजन चाहता है ना। आपके शरीर में पहले से कोई रोग तो उत्पन्न नहीं है जिसमें आप अगर किसी ऐसी चीज़ का सेवन करें जो बाद में नुकसानदायक हो। तो जब भी आप सोशल मीडिया नेटवर्क पर ऐसी कोई चीज़ देखते हैं, कोई भी व्हाट्सएप पर आपको अगर ऐसी कोई जानकारी मिलती है कि इस पदार्थ को खाने से आपको लाभ मिलेगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आपका कहते हैं शरीर मजबूत हो जाएगा, तो पहले सुनिश्चित कर लें कि वो चीज़ आपके लिए भी उतनी ही लाभदायक है या फिर नहीं है, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार आभार व्यक्त करना चाहूँगा राजमाता अहिल्या योग केंद्र का कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान करा, मैं अपनी जानकारी को थोड़ा सा साझा कर पाया। और जितने भी इसमें मुझसे बड़े हैं सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम और छोटों को नमस्कार, और मेरे साथ वालों को भी, है ना। तो हम इस अभ्यास को समाप्त करेंगे, एक बार ईश्वर का ध्यान करेंगे और शांति पाठ के साथ में अंत करेंगे इसका। चलिए मेरे साथ साथ दोहराएं। ओम सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु। हे ईश्वर, संसार में सभी को स्वस्थ रखें। ओम सर्वेषां शांतिर्भवतु। सभी के मन को शांत करें। ओम सर्वेषां मंगलम भवतु।